ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका इकोनॉमिक्स बेसिक के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। यस, बैक टू बेसिक्स। यस दोस्तों, ये क्या कंसेप्ट रहेगा सर, ये जो सीरीज हम लेक्चर आपको देने वाले हैं, तो पहले तो इसका ना बैकग्राउंड समझ लेते हैं दोस्तों। 11th 12th सीए फाउंडेशन या कोई भी कोर्स आप कर लेना, इकोनॉमिक्स का जब तक बेसिक्स आपका स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि सर जब हम इकोनॉमिक्स लेते हैं ना पढ़ने को, बहुत ज्यादा बोर हो जाता है सर, समझता ही नहीं वो, और ना नहीं समझा तो लर्न भी नहीं, याद भी नहीं रहता सर, ना लर्न होता है। तो इसके लिए ये जो आपको लेक्चर्स के जो सीरीज मिलने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बिलीव मी, क्योंकि ना इसमें मैं आपके सारे वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आपने भले 11th में वो चीज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, भले 12th में आपने उतना अच्छे से समझा हो या ना समझा हो, लेकिन ये लेक्चर्स जो बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर की जो सीरीज को अगर आप देख लोगे, सो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो इकोनॉमिक के प्रति आप लोगों को जो बोर्डम होता था वो निकल जाएगा और एक नया इंटरेस्ट क्रिएट होगा डेफिनेटली दोस्तों। बहुत बार हम लोग जब अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं, क्या कहते हैं सर कि अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहां पे हमको कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी होती है, राइट। अगर पर्टिकुलर कंसेप्ट हमें नहीं पता, लाइक फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो हम उस पर्टिकुलर सम को सॉल्व नहीं कर सकते। जबकि हम इकोनॉमिक्स को क्या मान लेते हैं पता है, एक थ्योरी सब्जेक्ट है सर, एग्जाम के पहले एक दिन पहले भी अगर हम पढ़ लेंगे तो भी हमको लिखते आ जाएगा। सो ना बाबा, ऐसी गलती मत करना। ओसीएम सब्जेक्ट अलग है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अलग है। इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल तो है ही है, लेकिन उसके जो कनेक्शन है वो कंसेप्ट के साथ बहुत ज्यादा है। कि सर आप लॉ ऑफ डिमांड करके एक आपको लॉ आएगा, लॉ ऑफ सप्लाई आएगा। जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। सर ये लर्न नहीं किया, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारे रीजन है, और मैं बहुत बेसिक से आपको वहां तक लेके जाऊंगा। सर ये स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, मैंने तो आपको बता दिया कि हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक से सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स आया कहां से, क्यों आया, वेल्थ डेफिनेशन क्या होती है, ये सोशल साइंस है या नेचुरल साइंस है, ऐसी बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि जब आपको कुछ पॉइंट लगता है, आप उसी वक्त अगर नोट्स निकाल लोगे तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट दोस्तों। तो ठीक है, हम लोग पहले पॉइंट पे जाते हैं। सर हम अब मुझे बताना, इकोनॉमिक्स ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं, पे अटेंशन। सर एक चीज तो याद रखना कि इकोनॉमिक ये वर्ड कहां से डेरिव हुआ है। दो ग्रीक वर्ड थे, एक ओइको, दूसरा नोमिया। अब ओइको मतलब क्या सर, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। सो अगर मैं बेसिकली बात करूं, सो हमें क्या करना है, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। मतलब सर इकोनॉमिक्स के स्टडी में, इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त हमको एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेस में हमको हमारी वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड करना है, राइट, उस लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सारी बातें हमको कहां पढ़नी है सर, इकोनॉमिक्स में। तो जनरली आपको पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है, तो आपको अलग अलग वर्ड होंगे वहां पे, लाइक ग्रीक होगा, फ्रेंच होगा। तो आपको अगर मैच द पेयर्स में लिखना है तो सर क्या है, ग्रीक वर्ड से वो डिराइव्ड हुआ है, इतना याद रखना दोस्तों। ये हो गया सिंपल सा मतलब कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, ऐसे जनरल थियरी लोग इसे कहते हैं करके। ओके, नाउ आगे जाते हैं सर। अब दो बातों में इसे डिवाइड करते हैं। मैं इस पे अभी ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, सही वक्त आने पे बहुत डिटेल में मैं इस पे डिस्कशन करूंगा, लेकिन अब जो ओवरव्यू देना है उसमें सुनो क्या बात है दोस्तों। इकोनॉमिक्स को ना दो पार्ट में एक डिवाइड करते हैं जनरली, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। सर माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल, जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रखता है, और मैक्रो मतलब क्या सर, लार्ज, जो एग्रीगेट अप्रोच रखता है। मतलब आपके क्लासरूम में मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में एनालिसिस कर रहा हूं, उसके मार्क्स पूछ रहा हूं, तो वो क्या हो गया सर, माइक्रो अप्रोच हो गया। मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन आपके पूरे क्लासरूम की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रो अप्रोच हो जाएगा। लार्ज कंसेप्ट ये क्या होगा, एग्रीगेट, में सबके मार्क्स की बात कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात मैं बताता हूं सर, माइक्रो और मैक्रो ना ये सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब ये वेरी हो गए अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सर कैसे, आप एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकता हूं।
अब सुनना, मैंने आपके क्लास ए की बात की, क्या मैंने स्टूडेंट की नहीं, आपके पर्टिकुलर क्लास में जितने बच्चे उनकी बात की। अब पहले मैंने बोला ये माइक्रो था, अब मैं बोल रहा हूं माइक्रो। क्यों भाई ऐसे बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अब मैं आपका क्लास का कंपैरिजन आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट के साथ कर रहा हूं। तो डिवीजन ए ये मेरे लिए माइक्रो हो गया और पूरा कॉलेज ये मेरे लिए मैक्रो हो गया। सब्जेक्टिव टर्म सिनेरियो के साथ चेंज हो गया क्या? हाँ सर। आपके पूरे सिटी में आपके कॉलेज का एनालिसिस वर्सेस पूरे सिटी के कॉलेजेस का एनालिसिस। अब आपका कॉलेज क्या हो गया? माइक्रो, और सारे सिटी के कॉलेज क्या हो गए? मैक्रो। चेंज हो गया कंसेप्ट। और आगे जाते हैं सर, आपके सिटी के सारे कॉलेजेस और इंडिया के सारे कॉलेजेस। अब मुझे बताओ, आपके सिटी के सारे कॉलेजेस क्या हो गया? माइक्रो हो गया। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, पर्टिकुलर सिटी के कॉलेज की बात की मैंने। लेकिन दूसरी तरफ सारे इंडिया के कॉलेजेस की बात की, क्या हो गया? मैक्रो। तो समझ में आ रहा है ये चेंज होगा कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू आपके सामने क्या एग्जांपल आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो कोई भी अगर आपको कहे कि क्या एक चीज एक सिनेरियो में माइक्रो लेवल से हम स्टडी करते उसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्या वो हमेशा फिक्स रहेगा क्या? तो आप कहना नहीं बाबा, डिपेंड करेगा कि आप माइक्रो और मैक्रो में किस एंगल से देख रहे हो। समझ रहा है दोस्तों? ये तो आपने पढ़ा ही था कि माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। आज अब सिर्फ मैंने एक आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि कैसे उस चीज को आपको एज पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको उसको कैसे बाइफरकेट करना है करके। ओके, ये यहां तक तो नॉर्मल सीन था। अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे। सर क्या देखेंगे हम? देखना, हाँ, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंसेस। कौन से साइंस है सर? एक होता है नेचुरल साइंस और एक होता है सोशल साइंस। लिख लेना। अब क्या इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है? यस। लेकिन सवाल ये आता है, आपको आपके प्रोफेशनल एग्जाम में एक सवाल पूछा जाएगा, इकोनॉमिक इज डैश डैश साइंस। क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज डैश डैश साइंस। ऑप्शन ए एग्जैक्ट साइंस, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट साइंस या बिहेवियरल साइंस। तो आपका आंसर होगा बिहेवियरल साइंस। मतलब क्या? अब मैं आपको समझाता हूं। सर साइंस मतलब क्या? सर साइंस का मतलब हमें तो पता है कि क्या होता है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब पर्टिकुलर चीज को मेथड, एक पर्टिकुलर मेथड से टेस्ट किया जाता है, स्टडी किया जाता है और फिर उसके कंक्लूजन पे हम आते हैं। सिस्टमैटिक स्टडी होता है पूरा। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल साइंस सर? उन्होंने कहा है नेचुरल साइंस को एग्जैक्ट साइंस कहते हैं और इकोनॉमिक्स ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स में अलग अलग पर्सन ने अलग अलग टाइम पे आके अलग अलग डेफिनेशन दिए। सर मैंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स में अलग अलग पर्सन, इकोनॉमिक्स ने आके अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डेफिनेशंस को दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। मतलब सर यूनिवर्सल नहीं रहेगा, हो सकता है ना हो, क्योंकि इसलिए कौन सा साइंस है? बिहेवियरल साइंस है। लेकिन क्या सर नेचुरल साइंस यूनिवर्सल हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? एग्जांपल देखिए दोस्तों, क्या आया सबसे पहले? मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अरे वन एंड दिस साइन, इस साइन का मतलब क्या है सर? प्लस का साइन है। तो ये आप दोस्तों, आप अमेरिका में जाओ, आप लंदन में जाओ, आप नेपाल में जाओ, आप दुनिया के कोई भी कंट्री में चले जाना, इसका आंसर 1 + 2 2 ही आएगा। क्यों? नेचुरल साइंस एग्जैक्ट साइंस है। समझ में आ रहा है क्या आपको दोस्तों? कुछ बातें समझ रही है क्या? ये फॉर्मूला कोई भी इसको वैसे नहीं बोलेगा अरे 1+ का तो माइनस कर देंगे, ना, ये क्या होगा? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है नेचुरल साइंस। और इकोनॉमिक्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो अगर कल जाके इंटरव्यू में आपको सवाल पूछा जाएगा कि बताओ इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है, आप बोल सकते हो इधर एब्स्ट्रैक्ट और फिर क्या, या फिर बिहेवियरल साइंस। दोनों में से कोई भी आप वर्ड बना सकते हो, बोल सकते हो। साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स ये सारी स्टडीज में आती है, एग्जाम्पल दिए हुए इसके। आई होप सो अब आपको अगर एमसीक्यूज आया कि इकोनॉमिक्स कौन सा साइंस है, सोशल या नेचुरल, तो अब आप आंसर लिख पाओगे सोशल। ठीक है दोस्तों? ओके, अब देखते हैं क्या ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। द लॉ ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल बट दे आर ओनली स्टेटमेंट ऑफ द जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। कि किस हिसाब से, क्या सिनारियो में, किस पर्टिकुलर बोलते ना कि टाइम पे क्या इन्वायरमेंट था, क्या बोलते ना कि कंडीशन थे, और उसके हिसाब से बनाए हुए डेफिनेशन।
अब मैं क्यों इतना डिटेल में इस लेक्चर को ले रहा हूं, मैं आपको पहले ही लेक्चर में अच्छी तरीके से यूटिलिटी बता सकता था, राइट, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट में आपको बताता और आप लोग ना मजे भी लेते, लेकिन ये जो बेसिक बात है यही नहीं समझी, मतलब बेस ही नहीं पता है आपको, समझ में आ रहा है, और आगे का पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो तो मजा नहीं आएगा। और मजा जाने दो, लोगों को ये लगेगा कि अरे इसको इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पता है, सारी दुनिया को जो बताओ तो तेरे को ही पता है, अब मुझे बता कौन सा साइंस है और एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं है, तो अब तुमको एटलीस्ट ये बताते आएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो सोशल साइंस, और सोशल साइंस इसलिए तुम्हारे दिमाग में आया कि ह्यूमन टेंडेंसीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने आके अलग अलग डेफिनेशन दी रहेगी, इसीलिए दोस्तों आपको जो एक डिफिकल्ट पॉइंट जाता था इकोनॉमिक्स के नाम याद रखने में आपको डिफिकल्टी होती थी, आप बोलते हो कि सर ये एडम स्मिथ क्यों आया था, अल्फ्रेड मार्शल क्यों आया, रॉबिन्सन क्यों आया, ऐसे अलग अलग नाम आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप डेफिनेटली पढ़ने वाले हो। और जनरली वो चीज बच्चा रटता है, रटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कौटिल्य जी ने सबसे पहले अगर मैं कहूं कि इंडिया में कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारी बातें कह के रखी थी, राइट। उसके बाद ऑफिशियल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एडम स्मिथ ने 1776 में इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया था और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। मैं थोड़ी देर में और डिटेल में इस पे आने वाला हूं, बात इस पे और डिटेल में होगी, लेकिन आप समझ लो कि इन पर्सन का क्या रोल है, उन्होंने इकोनॉमी को कैसे डिफाइंड किया हुआ है, समझ में आ रहा है आपको। तो एडम स्मिथ एक पर्सन था, उसने उस सिनारियो के हिसाब से वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन बनाया उन्होंने, किसका, इकोनॉमिक्स का, 1776 में। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल आए, उसके बाद रॉबिन्सन आए, सो ऑन, अलग अलग लोग आके अलग अलग डेफिनेशन देते गए। लेकिन सर हमको क्या याद में रखना है ये चीज? यस सर, आपको ये डेफिनेटली याद में रखना है। कैसे? मैं आपको समराइज फॉर्म में फटाफट इन चीजों को बता देता हूं करके, राइट। सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्या है सर, 1776 में तीन चीजें याद रखना। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अरे सर इनका थोड़ा चेहरा भी दिखाइए ना। ये चलो दोस्तों यहां पे आओ, मैं आपको यहां पे इस डेफिनेशन के बारे में बताता हूं। ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने किनका नाम लिया था? कौटिल्य जी का। उनके व्यूज कुछ तो है इकोनॉमिक्स पे, वो क्या है करके डेफिनेटली मैं भी डिस्कस करूंगा बाद में। फिर हम आ रहे हैं किस पे? एडम स्मिथ पे। ये रहे एडम स्मिथ, क्या डेफिनेशन दिया है? वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है सर, और यहां पे मैं आपको नोट्स फॉर्म में उस चीज को बता रहा हूं, ठीक है। यस, तो इनको सबसे पहले याद रखना, ईयर 1776, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या कहा है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सर अगर आपको नोट्स या स्क्रीनशॉट निकालना है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज में, राइट। तो आप लोग इजीली उसका भी अगर फोटो ले लोगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी करके। यस, एक मिनट, ये रहा, देखो। यस सर, क्या है देखना, एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी बुक का नाम क्या है सर? कोई बुक लिखी है क्या इन्होंने? यस, बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड व्हाट कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। डेफिनेशन कैसा था सर? वेल्थ ओरिएंटेड था। वेल्थ ओरिएंटेड मतलब क्या सर? इन्होंने कहा कि इंसान जिंदगी में आता है, एक इकोनॉमिक्स का काम इतना रहता है कि वो वेल्थ, पैसा कमाए, पैसा कमाए, सिर्फ पैसा कमाए, सिर्फ पैसों पे फोकस रखा था। इकोनॉमिक्स एक कौन सा साइंस है? साइंस ऑफ वेल्थ है। ये किसका कहना था? एडम स्मिथ का कहना था। और सर और मैडम यहां पे ध्यान देना करके चार बातें थी एडम स्मिथ के डेफिनेशन की। लेइज़र-फेयर मतलब इनका कहना था कि नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कम से कम क्या करे? इंटरवेंशन मतलब इंटरफेयर करे लोगों के कामों में। किसका कहना था सर? एडम स्मिथ जी का कहना था। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड वेल्थ, जितना हो सके जमा करते जाओ पैसा, ये किसका कहना था? एडम स्मिथ का। नेचर ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, कि तुम लोगों से काम कीज कराइए और क्या हो सकता है? मोरल ऑफ द स्टोरी, मुद्दा क्या था सर? अगर एडम स्मिथ आया तो दो चीजें तो आप तीन चीजें याद रखना। सबसे पहले ईयर क्या था? 1776, ओके। कौन सा डेफिनेशन था? वेल्थ ओरिएंटेड। तीसरा, बुक का नाम क्या था? ये वाला।
क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और वेल्थ ओरिएंटेड है तो भी आप वेल्थ ऑफ नेशन भी ये नाम भी आप लिख सकते हो अगर उन्हें शॉर्ट में दिया तो। एंड सर उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये 4-5 बातें दोस्तों आप याद रख देना। अब आपके दिमाग में और एक सवाल आएगा, सर एक बात बताओ ना। मैं बोलता हूं क्या, आप बोलोगे सर मान लिया एडम स्मिथ, लेकिन सर आपने इतने सारे इकोनॉमिक्स का यहां पे नाम लिया। एडम स्मिथ के बाद आप देखो यहाँ पे मार्शल जी है, रॉबिन्सन है, फिर हम लोग एडम स्मिथ की बात माने या फिर मार्शल की बात माने या रॉबिन्सन की बात माने। दोस्तों अब सुनना मैं जो कहने जा रहा हूं, 1776 और 1890 कुछ सालों बाद जब एडम स्मिथ जी ने डेफिनेशन दे दिया था, मार्शल जी आए, उन्होंने उनको लगा कि यार एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया है ना, मैं ये मानता हूं कि इकोनॉमिक्स साइंस है, राइट, सोशल साइंस, लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन सिर्फ होना चाहिए करके। उनके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है वो उसमें वेलफेयर का भी जरूरत है। वेलफेयर मतलब क्या, उन्होंने कहा अरे एडम स्मिथ जी आप कहते हो कि सिर्फ कमाओ कमाओ कमाओ, लेकिन कितना कमाएंगे, कुछ तो होना चाहिए। वेलफेयर मतलब जो आपके जनरेशन है, मतलब आपने जिन लोगों की वजह से कमाया है उनके बारे में भी तो सोचो। लोगों को मतलब आप जो कमा रहे हो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट भी करो थोड़े जनता में। समझ में आ रहा है क्या, सबके बारे में, सबके वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा जीवन जिए वो लोग जिनकी वजह से आपने कमाया, वो भी थोड़ा सोचना। सो ये किसने कहा 1819 में, अल्फ्रेड मार्शल जी ने। उन्होंने क्या किया, एडम स्मिथ जी के डेफिनेशन को थोड़ा क्रिटिसाइज किया। अब अल्फ्रेड मार्शल भी आपको दिखाता हूं, देखो ये रहे अल्फ्रेड मार्शल, यस, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ये, राइट। अब मैं हर चीज तो आपको पढ़ा मतलब ये लाइन बाय लाइन रीड नहीं करेंगे, हम जनरल समझ लेके करके, राइट। जितना जरूरी हमको उतना तो आपको अब तक उतना नॉलेज तो मैं पहुंचा ही दूंगा, समझ रहा है। अल्फ्रेड मार्शल, इन्हें क्या कहा जाता है पता है, पहले तो इनकी बुक्स का नाम भी देख लेते हैं हम कि कुछ बुक उन्होंने लाई थी। यस सर, देखिएगा, ओके। अल्फ्रेड मार्शल जी ने क्या कहा है, देखो पहले तो इनका बुक कुछ था सर, हाँ सर, बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, 1890 में आफ्टर 1776 एडम स्मिथ के बाद अगर किसी नए पर्सन ने, ह्यूमन बीइंग ने अपनी राय रखी इकोनॉमिक्स पे, तो कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल थे। ये नाम बहुत बार आपको आने वाला है इकोनॉमिक्स में, और स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आप जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ोगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, तब ना आपको बार बार ये नाम आएगा उस डेफिनेशन के वक्त। तब ऐसे मत सोचना यार कौन बंदा है, क्यों नाम दिया इकोनॉमिक्स, भाई क्या रोल है इसका, ये भी समझ लेना। इनका डेफिनेशन क्या ओरिएंटेड था, वेलफेयर ओरिएंटेड था सर। मतलब इन्होंने क्या बोला, 4 पॉइंट कौन से थे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखना करके, गौर से देखना। अल्फ्रेड मार्शल जी के, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, इकोनॉमिक इज अ बिहेवियरल साइंस, ठीक है, एंड इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली द स्टडी ऑफ वेल्थ। उन्होंने कहा कि जो एडम स्मिथ जी कह रहे थे कि वेल्थ 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 उतना स्टडी करो, इतना नहीं है, इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स में और बड़ा स्कोप हो सकता है। किसने कहा सर, अल्फ्रेड मार्शल जी ने। और एक पॉइंट लिख लीजिए आप कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। सर पहले भी तो फादर कहा था आपने, किसको सर, एडम स्मिथ को, वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन हो गए, अल्फ्रेड मार्शल जी। क्या आपको इन दो लोगों का जो भी योगदान था वो समझा क्या, और इसीलिए ये बिहेवियरल साइंस है, समझ रहा है। अब आपको पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन धीरे धीरे चेंज होती रही है। आप बोलेंगे सर अब एग्जैक्ट किसके बारे में, अभी किसका डेफिनेशन फॉलो करें वो तो बता दीजिए, बताऊंगा। पेशेंस रखिए, आप सिर्फ मेरे बातों को सुनिए, जितना हो सके उतना नोट्स निकालिए, क्योंकि ये बातें बहुत टीचर्स अज्यूम करते कि बच्चों को पता रहेगा, उन्होंने पढ़ लिया रहेगा, और बहुत बार वो क्या नहीं करते, बताते नहीं और आगे के ही इकोनॉमिक्स पढ़ाते रहते हैं। बच्चा वो समझ तो जाता है, लेकिन जब इंटरव्यू होगा और जब एग्जैक्ट कोई नॉलेजेबल पर्सन आ गया आपके सामने और वो हिस्ट्री में घुस गया, तो अपने को बोलता है सर वो छोड़ के पूछो। क्यों भाई, क्या ये प्रोफेशनल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आते, डेफिनेटली आते हैं। चलो मुझे बताओ, अल्फ्रेड मार्शल का बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। वेरी गुड सर। फिर ना दोस्तों उसके बाद अब बात आ जाती है रॉबिन्सन की। कब आए थे वो, 1890 के 40 साल बाद या 42 ईयर्स बाद एक पर्सन आए अलग, लियोन रॉबिन्सन।
इन्होंने क्रिटिसाइज किया अल्फ्रेड मार्शल जी के डेफिनेशन को। क्या क्रिटिसाइज किया सर, देखते हैं करके, आपको ये भी बताता हूं और होप सो आप लिख रहे होगे। राइट दोस्तों, यस सर। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, आज का लेक्चर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सर इसमें इतनी ही बातें इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें वो आने भी वाली है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग बातों को समझने से पहले थोड़ा बेस भी क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। अब ये देखिएगा, रॉबिन्सन पे आ गए हम लोग। 1932 में लियोनेल रॉबिन्सन आया, जिन्होंने कहा कि सर अल्फ्रेड मार्शल जी और कौन, एडम स्मिथ जी, मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। एडम स्मिथ जी आपने कहा वेल्थ ओरिएंटेड, मार्शल जी आपने कहा वेलफेयर ओरिएंटेड, लेकिन आप दोनों एक बात भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो कि स्केर्सिटी, स्केर्सिटी मतलब क्या, रिसोर्सेस की कमी। सर रिसोर्सेस मतलब क्या, मैं आगे बताऊंगा आपको कि रिसोर्सेस को कैसे क्लासिफाई किया गया है। इकोनॉमिक्स धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और इतना भारी जाएंगे कि किसी ने बोलना ही नहीं चाहिए इस बंदे को कि भाई तूने कभी पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मतलब आपका लेवल एकदम अभी अपग्रेडेड, आप बोलते हैं कि प्रो हो जाओगे आप लोग। सर तो लियोन रॉबिन्सन आए 1932 में, उन्होंने कहा कि आप दोनों की रिस्पेक्ट करता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपने कहा साइंस है, मैंने माना साइंस है। सर आप ज्यादा भी गलत नहीं हो, लेकिन एक बात पे आप गलत हो, आपने बोलना चाहिए था कि स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है, मतलब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, सबको सेटिस्फाई करना है, तो ये स्केर्सिटी वाला वर्ड क्यों नहीं डाला। तो इसीलिए फिर रॉबिन्सन जी ने स्केर्सिटी वाली बातें लेके आए। और दोस्तों इकोनॉमिक्स में इससे आगे 1932 मतलब अभी 2020-21 चल रहा है, राइट। सो इसके आगे जनरली हम लोग इनकी ही बातों को ज्यादा करके फॉलो करते हैं करके, ठीक है। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, एंड इसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये आप नाम लिख लीजिएगा, नहीं तो इसका फोटो है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा करके, राइट। अब मैं आता हूं अपने नोट्स पे, क्या कहा है देखिए। ओके सर, इकोनॉमिक्स का नाम वापस में पढ़ रहा हूं, लियोन रॉबिन्सन। बुक का नाम अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सी बुक लिखी थी, तो यहां पे लिख दो कि द एसे ऑन द नेचर एंड व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने पूरे नेचर पे बात की, कब, कौन सी ईयर में, 1932 में। क्या ओरिएंटेड डेफिनेशन है सर, स्केर्सिटी ओरिएंटेड, समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन के वांट्स है वो क्या है, लिमिटेड की अनलिमिटेड, बोलो मेरे दोस्तों। उन्होंने कहा कि ह्यूमन के वांट्स सर अनलिमिटेड है। दूसरा, मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, मीन्स मतलब क्या, रिसोर्सेस, जो वांट सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। ओके, वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। सर इंसानों की जरूरत टाइम के साथ बदलती रहती है दोस्तों, पहले जो आपको भाव दिया करते थे आज वो आपको भाव नहीं देते, क्योंकि उनको आज आपकी जरूरत नहीं है। सर क्या मजाक कर रहे हो। दो, ये क्या था, ये कहीं पे भी अप्लाई करो। जो बचपन में आपको खिलौनों की वांट थी, आज वो आपकी वांट नहीं रही, आप उनकी तरफ देखते भी नहीं, जो एक जमाने में आपको उनके बिना रह नहीं सकते थे। क्या आपके एज के साथ आपकी वांट का डेफिनेशन नहीं बदल गया, डेफिनेटली बदल गया सर। इसलिए उन्होंने कहा कि वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एंड मींस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और उन्होंने कहा कि जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस उन्हें कहा जाएगा जिनके अल्टरनेटिव यूजेस रहेंगे। मतलब सर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मनी, पैसा। क्या पैसा आप जहां चाहो, जिस चीज के लिए चाहो उस चीज के लिए यूज कर सकते हो क्या, आप कहोगे हाँ सर। सर मुझे कपड़े लेने हैं, पैसा वहां पे भी चलेगा। सर मुझे खाना खरीदना है, पैसा वहां पे भी चलेगा। सर मुझे घर खरीदना है, पैसा वहां पे भी चलेगा। सर मुझे कार खरीदनी है, आप किधर भी एक रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूज होना भी जरूरी है। ये कुछ बातें थी लियोन रॉबिन्सन की। सर रटो मत, समझो कि 3 अलग अलग लोग आए और उन्होंने क्या क्या ज्ञान की बात कही करके। चाणक्य जी थे, चाणक्य जी के बाद एडम स्मिथ देखे, फादर इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जी के बाद हमने देखा किसे, अल्फ्रेड मार्शल जी को, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। एंड देन आफ्टर हम देख रहे हैं लियोन रॉबिन्सन को। मुझे बताना दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन किसके डेफिनेशन थी, एडम स्मिथ जी की। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन किसकी थी, अल्फ्रेड मार्शल जी की। स्केर्सिटी किसने बताया, रॉबिन्सन जी ने। तो अब आपके एमसीक्यूज कैसे भी किधर से ही पूछने दो, इस नाम में आप उलझन में नहीं जाओगे या आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड देन आफ्टर दोस्तों पॉल सैमुएल्सन जी आए, और पॉल सैमुएल्सन जी, एक नाम वापस आपके सामने आ सकता है इकोनॉमिक्स में, और मेरे बेसिक लेक्चर में ये जो मैंने रिस्क लिया है ये वाला पॉइंट लेके, लेकिन मुझे लगता है जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा, जिसको सच में सीरियसली इकोनॉमिक्स को समझना है, वो इस पे अगर ध्यान दे देगा तो आगे की बातें तो इससे
चुटकियों में उड़ जाएंगे अपने, इतनी सिंपल है। ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अगर छोड़ा, इसका लिंक अगर लगा दिया मैंने, तो उसके बाद जर्नी बहुत सिंपल है दोस्तों। सैमुअलसन जी आए और उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, तुम तीनों की बात मैंने मानी। तीनों भाई थे वैसे तो, ठीक है, चारों भाई थे। चाणक्य जी थे, या चाणक्य जी को तो यहाँ पे ऑफिशियल डेफिनेशन में वो कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन एडम स्मिथ थे, अल्फ्रेड मार्शल थे, रॉबिन्सन थे। उनको बोला तुम तीनों की बात मानी, लेकिन याद रखना तुम तीनों प्रेजेंट में जी रहे हो, हमको फ्यूचर का भी सोचना है। हमको ऐसे रिसोर्सेस को लेके आना होगा कि हमें अगर सारा यूज करके खत्म कर देंगे तो फिर बाकी की हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी। एक एड मैंने देखा था कमर्शियल्स पे, टीवी पे अपने, क्या एड था सुनना। 2 कैटेगरी के लोगों को लेके आते, 2 ग्रुप में। एक ग्रुप में अडल्ट्स, मतलब थोड़े बड़े 25 के ऊपर वाले लोग रहते हैं, वो उस मतलब एक ग्रुप वो हो गया, और दूसरा ग्रुप 10 साल से 15 साल के बीच के जो बच्चे, उनका दूसरा ग्रुप होता है। 2 ग्रुप समझे आपको, 25 साल के ऊपर वाले लोगों का एक ग्रुप और 10 साल से लेके 15 साल के बच्चों का दूसरा ग्रुप। अब क्या किया गया, एक कमरे में लाके पहले बड़े जो थे उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, कलर्स वगैरह रखे, सारी चीजें उनको कागज दिए, बोला तुमको जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कीजिए, पेंटिंग कीजिए करके, और छोटे बच्चों को रूम के बाहर बैठा के रखा। अब इन्होंने क्या किया, बड़े लोगों ने, इतने सारे कलर थे, इतने सारे पेजेस थे, इतने मजे लिए, सब कलर अननेसेसरी जगह पे ज्यादा कलर मार, पेजेस इधर यूज कर, एक खराब हो गया तो फाड़ के फेंक दे, दूसरा यूज करने का थोड़ा खराब हुआ फाड़ के फेंक दे। उनका 1 घंटा खत्म हुआ, वो बाहर गए, फिर बच्चों को भेजा। अब बच्चे आए तो उन्होंने देखा कि वहां की मेजॉरिटी चीजें यूज हो चुकी थी, सारे मेन कलर खत्म हो चुके थे। अब बचे थे सिर्फ वो ब्लैक कलर, ग्रे कलर, उससे उनकी सारी पेंटिंग कैसे आएंगी, कलरलेस आएंगी। क्या समझाया था इस कमर्शियल ने, एडवर्टीजमेंट ने, इन्होंने ये समझाया था कि तुम अगर सिर्फ तुम्हारी जरूरतों पे ध्यान दोगे तो एक वक्त आएगा तुम्हारी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां है उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो सर थोड़ा सोच समझ के इकोनॉमिक्स में चीजों को यूज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना, ये एक थॉट रखा था सैमुअलसन जी ने। हिस्ट्री बोलते हैं ना कि बोर होता है सर हिस्ट्री, लेकिन आप जिसे पढ़ने जा रहे हो ना इकोनॉमिक्स को, इसका बेस समझो, ये आया कहां से और कैसे कैसे धीरे धीरे करके ये चीजें आगे बढ़ी है दोस्तों। हम लोग एवे नहीं सर कोई भी चैप्टर उठा लो ना, पढ़ा दो, यूटिलिटी पढ़ा दो सर मजा आएगा। ये 10वीं की बात नहीं चल रही कि मैं आपको सीधा एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दूं, पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ा दूं। सर और मैडम ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाली बात होती है। मतलब सर बात भी बोलने से बेटर, जब तक आप जिंदा हो, मरते दम तक, 10वीं तक छोड़ देना, लेकिन अभी का हर एक कंसेप्ट आप जब तक प्रोफेशनल कोर्सेस में हो तब तक आपको यूजफुल रहने वाली है। आई थिंक सो मैं यहां पे बिल्कुल क्लियर हूं। मैंने आपको इन 4 बड़े बड़े महान हस्तियों के रोल क्या थे ये बता दिया करके। अब इस पेज पे अगर आप हो और ये पेज अगर आपको समझा है तो इकोनॉमिक्स क्यों बिहेवियरल साइंस है, क्यों पर्सन टू पर्सन उसका डेफिनेशन चेंज होता है, और इतने कौन लोग आए, वो पर्सन कौन थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या यहां तक सब क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यस और नो? इससे पहले आई डोंट नो आपने इस चीज को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आगे बहुत सारी चीजें की रहेगी, लेकिन आज थोड़ा टाइम जा रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन ये डिटेल में मुझे बताना थोड़ा जरूरी लगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी दोस्तों। अब मैंने आपको कहा था कि क्या इकोनॉमिक्स में, याद रखना है सर, इकोनॉमिक्स में क्या रहता है, रिसोर्सेस। 2 तरह के रिसोर्सेस हो गए, एक होगा नेचुरल रिसोर्स, एक होगा मैन मेड रिसोर्स। लैंड, लेबर, ये नेचुरल रिसोर्स में आएंगे, अंडरलाइन करना, लैंड और लेबर नेचुरल रिसोर्स में आएंगे। कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये मैन मेड रिसोर्स में आएंगे, जिसको मैं फाइनेंशियल रिसोर्स भी कहता हूं, और इन्हें नेचुरल रिसोर्स भी, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेस। एक हल्की फुल्की कंसेप्ट आपके सामने फेंक रहा हूं मैं, समझ लेना, कंसंट्रेशन यहां पे ही रखना। सर कंसेप्ट ये है कि लैंड, जब ये वर्ड यूज होता है तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आ जाता है? आप बोलेंगे सर लैंड मतलब जमीन, ठीक है ना, क्या इसमें नया क्या था? दोस्तों ये लेमैन के लिए हो गया, कॉमन पर्सन के लिए हो गया, तुम लोग आम इंसान नहीं हो। इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखोगे तो लैंड का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोल रहा हूं मैं, लिख लेना, लैंड मतलब क्या, एनी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जो ऑन द सरफेस है, अबोव द सरफेस है एंड बिलो द सरफेस है, उसे मैं क्या कहूंगा सर, लैंड कहूंगा। मतलब क्या सर, ऑन द सरफेस में अगर मैं बात कहूं, जो ट्री है,
जो ग्रास है, जो माउंटेन है, वो लैंड में आएगा क्या सर? एज पर दिस डेफिनेशन क्या वो नेचुरल रिसोर्स है? हाँ, तो फिर उसको ना लैंड कह देना। अबोव द सरफेस, सर एग्जांपल एयर, ऑक्सीजन आप ले रहे हो, राइट? ये जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो, क्या ये हवा भी लैंड में आ जाएगी सर? एज पर इकोनॉमिक्स अबोव द सरफेस क्या नेचुरल रिसोर्स है क्या? एयर, यस सर, तो हाँ ये भी लैंड में आ जाएगी। बिलो द सरफेस मिनरल्स, कोल वगैरह, सर ये भी क्या मैनमेड है कि नेचर नहीं दिया हुआ है? नेचर नहीं दिए मिनरल्स, तो ये भी क्या आ जाएगा क्या लैंड में? यस सर। सो एज पर इकोनॉमिक्स लैंड मतलब क्या? एनी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस which are available on the surface, above the surface or below the surface, it is called what? Land। क्या आपको समझ रहा है क्या मेरे दोस्तों? सर हम जो बिल्डिंग बनाते वो लैंड में आएगा क्या? क्या वो नेचुरल है? नहीं सर, वो तो मैनमेड है। तो फिर वो आएगा क्या? बोलो समझ के। नहीं सर, आप ये मत बोल देना कि अबोव द सरफेस है तो बिल्डिंग भी ले लेता हूं मैं। क्या था? एनी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। समझ में आया क्या? इसलिए इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी करके। आई होप सो अब आपको लैंड ये इकोनॉमिक एंगल से देखते हो तो इसका मतलब क्या, और अगर जनरल लेमैन के लैंग्वेज में देखते हो तो उसका मतलब सिर्फ क्या रहता है? जमीन, इतना ही रहता है करके। ओके, अब दोस्तों ये बातें बताने के बाद अब कुछ और बातों पे जाते हैं हम लोग। आई होप यहां तक सेशन आपको समझा रहेगा, यहां तक आपको कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं आई होगी। अब हम जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। यस सर। ओके, अब ना मैंने आपको कहा था कि माइक्रो और मैक्रो दो तरीके से अपना डिस्कशन होगा। अब दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पे फिलहाल हम फोकस रखने वाले। क्या कहा मैंने? माइक्रो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि सीए फाउंडेशन में अगर इकोनॉमिक्स देखोगे तो माइक्रो लेवल का ही सारे कंसेप्चुअल पार्ट उन्होंने रखा हुआ है 60 मार्क्स का, या वो ज्यादा डिटेलिंग में करना बहुत जरूरी है। मैक्रो में जो नेशनल इनकम आता है वगैरह वगैरह वो बातें मैं आपको बाद में बहुत डिटेल से समझाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम कौन से कंसेप्ट देखने वाले? बेसिक कंसेप्ट ऑफ, यहां पे एक वर्ड ऐड कर देता हूं मैं, कौन सा इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब सर वांट मतलब क्या, वो मुझे समझाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है या किसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं? बहुत बेसिक हो गया, लेकिन ये समझो इन बेसिक बातों पे आपके एक एक दो मार्क्स डिपेंड करेंगे, राइट? पर्सनल इनकम मतलब क्या सर? वेल्थ का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, सर ये सब हमको आ रहा है। अरे तुमको तो लैंड भी पता था, लेकिन लैंड का मतलब जो तुमने सोचा था वो था क्या? नहीं। तो इसीलिए ना इकोनॉमिक्स जो दिखता है वो होता नहीं है। तो समझ लेना सारी बातें ध्यान से और फिर ही जज करना किसी भी चीज को। यस, ओके दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं। ये चीज मैं आपको पढ़ा के मतलब रीड करेंगे साथ में। आपके पास नोट होना मतलब नहीं भी है तो भी स्क्रीन पे आपको सारी बातें तो दिख रही है करके, राइट? ओके, अब वांट तो आपको समझ गया कि वांट क्या रहती है सर। इतना बेसिक तो हमको पता है कि जब भी कोई जरूरत है जो ह्यूमन बीइंग जब अपने कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए कोई चीज उसे चाहिए उसे हम वांट कहते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या ह्यूमंस के वांट लिमिटेड है अनलिमिटेड है? पहला एमसीक्यू, तो आपका आंसर रहेगा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब सर ये क्या पढ़ रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक्स किसके सर? वांट्स के। मतलब वांट not only arise again and again, but they are also unending. If one want gets satisfied, another arise and wants go on multiplying in numbers. तो एक देखो ना, ह्यूमन बीइंग से लालची है भाई इंसान। उसकी एक जरूरत खत्म होती है, दूसरी जरूरत आ जाती है। सो उसकी वांट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाली। तो अनएंडिंग प्रोसेस है। ओके, रिकरिंग इन नेचर मतलब क्या सर? कि एक आपका एक वांट खत्म नहीं हो रहा, दूसरा वांट उसके पीछे रेडी है। मतलब क्या? खटाखट आपके वांट क्या हो रही है? एक के बाद आते जा रही है। दूसरा क्या है? वांट्स डिफर विथ एज। यस सर, इमेज देखो आपको समझेगा। बचपन में खिलौने आपकी वांट थी, बड़े हो गए गाड़ी आपकी वांट हो गई, बुढ़े हो गए अब आपको चाहिए कि मोह माया से दूर रहो, धार्मिक पुस्तक बुक्स हमको दे दो, वो हमारी क्या हो जाएगी सर? वांट हो जाएगी। ओके, एनीवेज वांट डिफर विद एज ये कैरेक्टरिस्टिक है। वांट डिफर विद जेंडर, यस सर, ये भी एक नेचर है। यस,
हमको लगा था वांट एक ही रहता सर, इतनी सारी बातें कहती, वो पढ़ना जरूरी है। कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, इसे ही तो बेसिक कहते हैं, नहीं तो सीधा लॉ ऑफ डिमांड नहीं चालू कर दूं मैं। तो सर वांट का मतलब ये तो कॉमन सेंस हुआ ना राजा, लेकिन कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता ना, इसलिए तो पढ़ाना पड़ रहा है सर। मतलब डिफर विद जेंडर, अगर ये आया ट्रू और फॉल्स में, वांट डिफर विद जेंडर, ट्रू और फॉल्स, आप बोलेंगे सर जेंडर क्या क्या सवाल, वांट तो वांट होता है, ये गलत चीज है, कैसे डिफर होगा? अरे डिफर होगा दोस्तों, मेन एंड वुमेन वांट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब दोस्तों मुझे बताओ, लड़कियों को वो लिप बाम लगता है, क्या बॉयज लगाएंगे चलेगा क्या? सर चलेगा ना, लगाते क्या जनरली, लेकिन नहीं। नेल पॉलिश लड़कियां लगा के आती, तुम्हारी वांट और उनकी वांट अभी फर्क समझ में आ रहा है आपको? आप नेल पॉलिश लगा के घूमो बॉयज लोग, सर क्या मजाक कर रहे हो? हुआ ना, चेंज हुआ ना वांट, तो यस उसको गलत मत बोलना, ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स है वांट का, जो डिफर करेगा क्या? जेंडर के हिसाब से। एंड वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, यस सर। मतलब एक बहुत ही नशेड़ी बंदा है, राइट, उसके सामने पानी का ग्लास रखा है और उसके सामने लिकर का ग्लास रखा है, दारू, वो नशेड़ी है। प्रेफरेंस सर, उसका हैबिट, वो क्या पानी का ग्लास नहीं लेगा सर, वो तो दोनों ले लेगा, ये लेगा पहले तो दारू का ग्लास, उसमें थोड़ा पानी डालेगा, पी लेगा। सर क्या मजाक कर रहे हो? प्रेफरेंस ना, क्या हुआ कि कौन क्या प्रेफरेंस कर रहा है उसके साथ भी वांट डिफर होगा। और अपने जैसा सज्जन, तुम्हारे और मेरे जैसा, पानी लेगा बेचारा, उसको वो चीजें तो पाप है, छूता भी नहीं, वो समझ में आया? ठीक है सर। तो वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, ये भी हो सकता है, राइट। एंड और एक बात समझ लेते हैं, वांट का एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ये इमेज देख के ही समझा होगा। बताओ तो क्या है? वांट डिफर विद सीजन टू सीजन, यस सर। एक जमाने में जो कैप है, जो समर में जो जिसका वांट है, उसका वांट रेनी सीजन में नहीं, रेनकोट का और अम्ब्रेला का वांट आ गया, और उसी का वांट विंटर में नहीं, वहां पे जो वुलन क्लोथ है उनका वांट क्रिएट हो गया। सो यस, वांट का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिफर करेगा सर क्या? सीजन टू सीजन, यस सर, ये भी कर दिया। और कल्चर भी वांट क्या होती है? डिफरेंट होती है करके। नाउ आपको और एक एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है कि बताइए कि वांट को क्लासिफाई कैसे करते हैं? आपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता दिया, अग्री, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट क्या है? आप बोलोगे सर अब बात दिमाग में जा रही है, पहले आपने वांट बताया, हमने सुन लिया, उन बहुत सारे इकोनॉमिक्स के नाम बोल रहे हैं, वो भी सुन लिए, अब आप और मजे ले रहे हो, वो वांट को क्लासिफाई करने का क्या जरूरत है? वांट तो वांट होती नहीं सर। पहला तो देखना, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपका ये है मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक वांट एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। एक एमसीक्यू जरूर आ सकता है इससे, समझना क्या कहा मैंने? इकोनॉमिक वांट एंड नॉन इकोनॉमिक वांट, एक रीडिंग की बात है, समझ सब जाएगा, लेकिन वो एक रीडिंग होना तो चाहिए। पढ़ते चलो। Economic want are those where monetary transaction is involved. An individual has to pay the price for them, for example, food and medicine. And non-economic want are those which can be satisfied without making monetary payment for them, for example, air, sunshine, etc. तो मतलब सर कि जहां पे monetary transaction involved होता है, पैसों का लेन देन होता है, उसे इकोनॉमिक वांट कहा जाता है, और जहां पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, पैसों का लेना देना नहीं है, उसे नॉन इकोनॉमिकल वांट कहा जाएगा। मतलब सर क्या मुझे ऑक्सीजन लगता है, क्या ऑक्सीजन मेरी वांट है क्या? सोचो, अब ये ढोक लो, अभी तुम क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? हाँ सर, ये तुम्हारी वांट है ना? हाँ, 2 मिनट नाक मुंह बंद करके बैठो तो तीसरे मिनट में तुम्हारी आत्मा की दूर और मिलेगी आपको। सो सर ये इसके बिना नहीं सकते, वांट है, लेकिन इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? विद इन सेकेंड आप बोलेंगे सर नॉन इकोनॉमिक। क्यों? पैसा दे रहे क्या भगवान को? नहीं दे रहे। लेकिन मेरे भाइयों, हो गए एडमिट तुम हॉस्पिटल में, बताओ मुझे, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब आईसीयू में आपको ऑक्सीजन दिया जाएगा वो सिलेंडर लगा के, अब वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? आप बहुत होशियार होगे, मुझे बता दोगे, बताओ। अरे सर पैसा इन्वॉल्व हो गया। हाँ, दवाखाने में डॉक्टर को हॉस्पिटल में पैसा दिया वो सिलेंडर का, ऑक्सीजन का, तब समझा तो फ्री में ले रहे, इसका वैल्यू नहीं है, तब एक सिलेंडर का 10-10 हजार रुपया देना पड़ रहा है, एक 10-10 घंटे का। तो वो कौन सा हो जाएगा? इकोनॉमिक वांट में आ जाएगा।
जनरली फ्री में मिल रहा है, नॉन इकोनॉमिक। हॉस्पिटल में पैसा देके ले रहे हो, इकोनॉमिक। आई थिंक सो अब पहला क्लासिफिकेशन आपको समझा। कोई डाउट? नहीं सर, एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कर पाओगे दोस्तों? यस सर, जरूर सॉल्व करेंगे, और इसमें विदाउट तुक्का नहीं मारेंगे सर। अब हम सोच समझ के तुक्का मारेंगे, सोच समझ के लॉजिक से बातें लिखेंगे करके। यस, अब दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट? कोई बता पाएगा? पर कैसे बताए, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर टू दोज वांट विच आर सेटिस्फाई एट द इंडिविजुअल लेवल। डॉक्टर यूजिंग स्टेथोस्कोप, जज वेयरिंग हिज कोट। तो ये जो मेरा कोट है, मैं डॉक्टर होगा तो मेरे पास जो स्टेथोस्कोप है वो सिर्फ मैं यूज कर सकता, कोई और यूज नहीं कर सकता। तो वो पर्टिकुलर चीज सिर्फ मेरी इंडिविजुअल की वांट सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल वांट। एंड व्हाट इज कलेक्टिव वांट सर? कलेक्टिव वांट आर सोशल वांट वेयर देयर आर कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, दैट इज अ ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। सर और मैडम, आप पुणे के पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो बस में बैठ के, क्या बस अपने अकेले के लिए आती क्या? अपन बहुत ऐसे राजे लोग, राजे महाराजा सर आते, आमच्यासाठी बस आली, राजांना आत घ्या, त्यांना बस मध्ये बसवा, कोणीच बसणार आहे? नहीं सर, बहुत बार तो खड़े रह के जाना पड़ता था, बराबर है कि नहीं? सो एक व्हीकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रही है, तुमको इतनी पूरे गांव को लेके जा रही है। सो ये क्या कलेक्टिव वांट सेटिस्फाई? आई थिंक सो इंडिविजुअल कलेक्टिव वांट खत्म हो गया। दोस्तों मेरे भाई और बहनों, अब आगे जाते हैं। अब आपको समझना है कि वांट का तीसरा एंड लास्ट क्लासिफिकेशन नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरीज के हिसाब से भी आपकी वांट डिफर होगी। पहला सर, नेसेसिटी में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान। समझा क्या? क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। देखिएगा सर, नेसेसिटी आर द वेरी बेसिक नीड ऑफ द लाइफ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड व्हाट? एजुकेशन। रोटी, कपड़ा, मकान, हॉस्पिटल और पढ़ाई, ये चार बातें कहां पे जाएगी? इस वांट को तुम कहां क्लासिफाई करते हो सर? नेसेसिटी में क्लासिफाई करते हो। एक एमसीक्यूज अगर आ जाएगा, फॉलोइंग्स आर द एग्जांपल ऑफ डैश डैश वांट। कौन सा? सॉरी, ये वाला क्या? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द एग्जांपल ऑफ डैश डैश वांट। नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरीज। तो आप बोलोगे रोटी, कपड़ा, मकान जरूरत की बात है तो नेसेसिटी में आ जाएगा, 1 मार्क्स बन गया। जय माता दी करने की जरूरत नहीं है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंफर्ट? जो वांट कंफर्ट से रिलेटेड है वो कौन सी है सर? कंफर्ट आर दोज वांट विच मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा। अगर आपके घर में ये इनमें से कोई भी एक चीज है तो समझ लेना कि आप कितने अमीर हो, मिडिल क्लास में के ऊपर आते हो, कि आप कंफर्ट के रिलेटेड वांट भी सेटिस्फाई कर रहे हो। इंडिया में यहाँ पे 2 वक्त का खाना नहीं मिलता लोगों को। लग्जरीज आर दोज वांट, तीसरा, मीन टू प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, फॉर एग्जांपल एसी कार, वेल फर्निश हाउस। ये अब आप बहुत ज्यादा बोलते ना कि बेसिक वांट से ऊपर उठ गए। आपके बेसिक वांट, नेसेसिटी खत्म हो गई, कंफर्ट की सारी चीजें आ गई, बहुत पैसा आ रहा है घर में, अब तुम जाओगे अभी मेरे को ना जैगवार खरीदने की है, एसी कार चाहिए अपने को, वेल फर्निश हाउस चाहिए, मेरा खुद का बंगलो होना चाहिए, ये क्या लग्जरीज में जाएगा? फिर समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस तरह से हमने वांट को क्लासिफाई किया। तो 3 बातें थी क्लासिफिकेशन की। हाँ सर, बताओ मुझे कौन सी 3 बातें थी? आप कहोगे सबसे पहले सर, बोलो, रिवाइज करो, मेरी बातें तो भी सुन रहे हो ना, तो भी आपका परफेक्ट हो जाएगा, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पहला क्या था? मैंने देखा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वांट। दूसरा क्या था सर? इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट। तीसरा क्या था सर? नेसेसिटी। दूसरा कंफर्ट, और क्या? लग्जरीज। तो इस बेसिस पे मैंने वांट को क्या किया सर? क्लासिफाई किया। मेरे दोस्तों, क्या आपको ये बात समझी क्या? हाँ सर, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी मतलब क्या सर? यूटिलिटी ये तीसरा पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा और सिर्फ 5 मिनट आप ध्यान दीजिएगा। मे बी आप आज का लेक्चर अगले 5 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन ये कंसेप्ट मत छोड़ देना करके। यूटिलिटी अपने आप में इसका बहुत बड़ा मतलब है। 12th इकोनॉमिक्स में इस पे एक पूरा चैप्टर है 2nd नंबर का। फिर उससे रिलेटेड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक लॉ भी बना हुआ है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गौर कीजिएगा दोस्तों। यूटिलिटी का मतलब ये होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब अगर किसी कमोडिटी का आपके जिंदगी में वैल्यू है तो ही उस यूटिलिटी है तो ही आप उसे खरीदोगे। मतलब सर ये जो फोन है ना, फोन ये मेरी वांट सेटिस्फाई करता है। मैं किसी को जरूरत है तो कॉल कर सकता हूं, मुझे कॉल आ सकता है, मैं व्हाट्सएप के थ्रू इमेजेस सेंड कर सकता हूं, मेरे नोट्स सेंड कर सकता हूं स्टूडेंट को, स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी वांट सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ही मैंने खरीदा है, क्योंकि यूटिलिटी है मेरे लाइफ में। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है सर पीछे, क्या यूटिलिटी है इसकी? सर
मैं जो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे जो भी चीजें लिख रहा हूं वो आपको वहां पे दिख रही है ना, तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो चीजों को। ये यूटिलिटी है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। मेरा वांट सेटिस्फाई किया इस स्क्रीन ने, मेरे लिए वांट हो, मेरे लिए यूटिलिटी है सर उसका। समझ में आ रहा है आपको सर? ब्लैक कलर क्या कहा जाता है? अपशकुन मानते हैं बहुत लोग ब्लैक कलर को, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट हमने पढ़ा था कि जिस ब्लैक कलर को लोग अपशकुन मानते हैं, स्कूल में वही ब्लैक बोर्ड हजारों बच्चों का भविष्य निर्माण करता है सर। सो जो ब्लैक बोर्ड है, राइट, वो ब्लैक बोर्ड यूटिलिटी उन टीचर की, वो जो चौक लेते व्हाइट कलर का, वो वहां पे जब लिखते हैं तो यूटिलिटी क्यों लिख पा रहे हो, लिखना जरूरी है दोस्तों। मुझे बताओ, वो चौक की जगह आप वो टीचर को पेन दोगे, चलेगा क्या? नहीं सर, उस पेन का यूटिलिटी नहीं, क्योंकि वांट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। वो चौक जो ब्लैक बोर्ड पे लिख पाएगा वो पेन नहीं लिख पाएगा सर, इसलिए उस टीचर को वो पेन आप फुकट दो फिर भी कोई मतलब नहीं बनेगा, लेकिन वो जो चौक है वो आप 15 रुपए में दो फिर भी वो टीचर खरीदेगा, क्योंकि यूटिलिटी है, उससे उनकी वांट सेटिस्फाई हो रही है। और मेरे दोस्तों, आपको बिजनेस भी अगर करना है, ये चीज आपको बिजनेस में समझने में आसानी होगी कि आप उस प्रोडक्ट में जाइए, उस इंडस्ट्री में जाइए जो जरूरत है आज की। सर कोरोना आ गया, कोरोना में मास्क लगाना है, मुंह पे मास्क, ये क्या था? ये यूटिलिटी है कि नहीं? हाँ सर, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। सर क्या वांट सेटिस्फाई हो रही? वो वायरस ना चले जाए सर हमारे बॉडी में। हम क्या कर रहे हैं? N95 मास्क लगा रहे। इंडिया में प्रोडक्शन ही नहीं था। जिन जिन लोगों को समझा, अरे हाँ ये डिमांड क्रिएट हो सकती है, डिमांड कब होगी? जब यूटिलिटी होगा। यूटिलिटी है तो तुरंत कैपिटलाइज करो मार्केट, बराबर उन्होंने पैसे कमाए। समझ में आ रहा है क्या सर? ये क्यों पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज यूटिलिटी ये कंसेप्ट समझा। तो यूटिलिटी का मतलब हो समझ गया क्या आपको? यस सर। क्या था ये वाला लाइन जो अंडरलाइन कर लो, ध्यान से पढ़ना करके। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज एक्चुअली कॉल्ड यूटिलिटी, राइट। मेरे पास अगर वॉच है तो मेरे को टाइम दिखा रही है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, राइट, कमोडिटी, तो ही मेरे को उसका यूज है, तो मैं नहीं पहनूंगा अगर बंद वॉच है तो। समझ में आया दोस्तों? यस सर। ओके, और 5 मिनट देना मेरे को। एक नया कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। अब तक आपने देखो, ये बहुत बेसिक 11वीं की बात मैं बता रहा हूं आपको इकोनॉमिक्स में। आगे जो हमारा जो जितने नंबर ऑफ लेक्चर आपके साथ हमने आपको कमिट किए, जितने आपको दिखाने वाले हैं, लास्ट लेक्चर तक मैं लिख के देता कि आपको इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन फर्स्ट लेक्चर से आपको कंसंट्रेशन चाहिए। मेरे को फर्स्ट लेक्चर से वो भरोसा चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? पिछले 8 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नासिक चैप्टर के साथ एसोसिएटेड हूं पिछले 3 साल से, राइट। उनका फैकल्टी मेंबर हूं। 5 ऑल ओवर इंडिया रैंक आ गए हैं। आउट ऑफ मार्क्स बहुत सारे बच्चों ने लाए इकोनॉमिक्स में। तो आप सही पर्सन के साथ हो, इतना तो ध्यान में रखिए, राइट। आगे आपको तो और सारी बातें तो होती ही रहेंगी ना। वैल्यू, इकोनॉमिक्स में वैल्यू का मतलब क्या है सर? वैल्यू, तुम बोलोगे सर आज तक वैल्यू मतलब एक बात की हमला जनरली पूछते हैं, गाडी ली, अरे त्याची वैल्यू काय है, किती रुपयाला घेतली तू गाडी, राइट, वैल्यू पूछ रहे हैं ना। फिर दूसरा वर्ड, अरे सर मेरे लिए उसकी जिंदगी में कुछ वैल्यूज नहीं है। ये वैल्यू वर्ड यूज तो किया बहुत बार सर, बट इकोनॉमिक्स टर्म में वैल्यू का मतलब क्या है वो आज हम समझेंगे। क्या आप सब रेडी हो? यस सर। इसी मोटिवेशन के साथ रेडी रहना। और जो वहां पे पीछे हलचल कर रहे हैं, मेरे को बाद में रिपोर्ट आने वाला है, फिर बेटा आप और मैं, याद रखना। सर कौन रिपोर्ट करेगा? बहुत खबरी बेटे अपने, तुम्हारे बीच में एक बंदा मेरा बैठा हुआ है, हाँ, शक से देखो मत इसको इधर उधर, बराबर रिपोर्ट आने वाली है मेरे पास। ओके चलो देखते हैं। वैल्यू हैज 2 अप्रोचेस इन द इकोनॉमिक्स, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। 2 बातें रहेगी इकोनॉमिक्स में। एक का मतलब होगा वैल्यू इन यूज का क्या कंसेप्ट है वो समझना है, वैल्यू इन एक्सचेंज क्या कंसेप्ट है वो समझना है। आगे value in use, it is refers to the worth of the commodity. In simple word, it is usefulness of a commodity. For example, no one has to pay the price for sunshine, but its immense worth for life can never be doubted. In economics language, sunshine has a high value of use. In example of free good. Value in use sir, पैसों में उसकी तुलना मत करो आप। ऑक्सीजन पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या वैल्यू इन यूज है क्या? हाँ सर। 2 मिनट अपनी मुंडी पानी में डालो, राइट, अपनी गर्दन पानी में डालो, अपना मुंह पानी में डालो, तीसरे मिनट में ऐसे बाहर आओगे कि दुनिया के सारे मतलब कंसंट्रेशन फोकस अगर करना है ना, ऑक्सीजन के बिना जी के दिखाओ 1 मिनट। जब पानी में जाते हो ना, ऐसा होता है कब बाहर आओ, 2-4 लोगों के इधर उधर फेंक दोगे और बोलोगे साला जिंदगी जान बचानी मेरी। जब नहीं मिला तब समझा ना,
उसका वैल्यू। तो वैल्यू इन यूज मतलब क्या, जिसका भले आप पैसा नहीं दे रहे हो, जिसका भले कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगा, लेकिन उसके बिना आप रह नहीं सकते, दैट इज अ वैल्यू इन यूज। सर व्हाट डू मीन अ वैल्यू इन एक्सचेंज? मेरे भाइयों और बहनों, उसके बिना तो आप रह लोगे, लेकिन उसका वैल्यू ना एक्सचेंज में बहुत ज्यादा उसका मॉनेटरी वैल्यू है। देखते करके क्या मैं आपको बताता हूं। इट इज रेफर्स टू द वर्ड, एक मिनट, it is refers to the worth of commodity or service expressed in term of another commodity. When this value is expressed in term of money, it is called price of a commodity. A goods which command a price is termed as an economic goods. For example, TV, car, etc. तो जिस पर्टिकुलर कमोडिटी का वैल्यू किया जाता है मॉनेटरी, राइट, कार खरीदा, टीवी खरीदा, पैसों में तोल रहे हो आप इसे, बराबर, तो उसे कहा जाएगा वैल्यू इन एक्सचेंज। आपने पैसे देके उस सर्विस को खरीदा, उस गुड्स को खरीदा, आपने पैसे देके हमारे टीचिंग को खरीदा, समझा? वैल्यू इन एक्सचेंज और वैल्यू इन यूज, ये दो बातें समझी। वैल्यू इन यूज भले वो फ्री है, लेकिन उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू, उसके बिना हम नहीं जी सकते। वैल्यू इन एक्सचेंज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम कुछ खरीद रहे, उसके बदले में इसके बदले में पेड कर रहे कुछ पैसा सामने वाले पर्सन को। यस सर, एक टर्म आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू? What do you mean by water diamond paradox of value? आप बोलेंगे सर, इंटरव्यूअर को बोलेंगे सर आपने बोला ना, आपके मुंह से पहली बार सुना है, ये जिंदगी में माँ कसम हमने कभी पढ़ा नहीं था। बोलेगा बेटा घर पे जा, 50,000 तेरे को दे रहा हूं मैं, और तू ऐसा अगर बोलेगा तो कैसे चलेगा? ध्यान दो, वाटर डायमंड पैराडॉक्स पढ़ रहा हूं मैं, शांति से समझना करके क्या है। Some commodities have high value in use but low exchange value. For example, water. Whereas some other commodity have low value in use but high value in exchange due to its scarcity. सर समझ गया? आपको नहीं समझा? सुनो, some commodity have high value in use but low value in exchange. पानी वैल्यू इन यूज बहुत है ना? हाँ सर, पानी अगर 10 दिन नहीं पियो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, सिर्फ अगले जन्म में पिएंगे फिर, बराबर है, जी नहीं पाओगे आप। तो वैल्यू इन यूज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना सारा पानी अवेलेबल है कि आपको वैसे तो फ्री में मिलता है, लेकिन आप बाहर भी गए तो 10 रुपए में 1 लीटर पानी तो मिल जाता है, बिस्लरी का बोतल। दूसरा वैल्यू इन एक्सचेंज, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि जिसका वैल्यू इन यूज तो कम है, which have less value in use but high value in exchange due to its scarcity. मतलब सर डायमंड, बहुत सारे डायमंड है क्या? नहीं, एक डायमंड लेने जाओ सर करोड़ रुपया लगेगा। सो इसका स्केर्सिटी है, इसीलिए इसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है, बट कि बिना डायमंड के आप मर जाओगे क्या? रे नहीं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहा तो भी जिंदगी तो चलेंगी। तो वैल्यू इन यूज भले कम है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? ज्यादा है। इसे कहते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। क्या आपको समझा क्या ये? अब बोलोगे क्या किसी इंटरव्यू को, नहीं सर आम्हाला तर कन्सेप्ट काही समजलीच नाही। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स में आप वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज इस दो टर्म को यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? वाटर का वैल्यू इन यूज ज्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज कम है। डायमंड का वैल्यू इन यूज कम है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है क्यों? क्योंकि सर वो स्केर्सिटी लिमिटेड है ना। स्केर्सिटी का मतलब मैंने बताया था। यस सर। क्या दोस्तों आपको यहां तक जितनी भी कंसेप्ट, जितने भी वर्ड्स मैंने यूज किए, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, क्या समझी क्या रहे हो? हाँ सर, सबको? यस सर। अभी मैं आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये बताने वाला हूं, क्योंकि हल्की फुल्की कंसेप्ट लेते हैं, आज की लास्ट कंसेप्ट रहेंगी। क्या कंसेप्ट है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके सर, इसका कंसेप्ट का ये पर्पस है, इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। मतलब क्या सर? 2 मिनट आपको सारी बातें मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सर ये कौन है पता है? ये शुभम है। आपकी बैच में कोई शुभम होगा तो देखना। ये शुभम है। ये शुभम ने सर, इसको फिक्स भी है, यस, ये शुभम ने सर 1 लाख रुपया कमाया। कितना कमाया सर? 1 लाख रुपया कमाया शुभम ने। अब 1 लाख पे टैक्स लगता है। जनरली टैक्स के रेट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम, लेकिन हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, बोलता हूं 10% टैक्स लगेगा। तो शुभम इस 1 लाख पे 10%
मतलब 1000 रुपया क्या दे रहा है, टैक्स पेड कर रहा है सर। तो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद शुभम के पास कितना पैसा बचा सर, 99,000। ओके, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि जब आपके पर्सनल इनकम में से टैक्स वाला पोर्शन में माइनस कर देता हूं, क्या बोला मैंने, जब आपके पर्सनल इनकम में से जब मैं टैक्स वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं, तो उस 99,000 को मैं क्या कहता हूं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब मैं वापस आपको थ्योरी पे लेके जाता हूं ताकि आप उस चीज को समझ पाओ। इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर, जो बचा हुआ है आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वॉट एवर। तो ये 1 लाख में से जब मैंने 1000 का डायरेक्ट टैक्स दे दिया, लेफ्ट ओवर कितना था, 99,000। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या मेरे दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझा क्या, यस और नो? यस सर। अब हमको इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये वाला भी कंसेप्ट समझ गया कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या रहता है करके। वेरी गुड सर, बहुत आगे जा रहे हो जिंदगी में आप, और जितना भी मैं कह रहा हूं होप सो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख रहे होगे। समझ रहा है क्या आपको? यस सर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको जो बेसिक बात मुझे बतानी थी, बहुत सारी बातें करनी है अभी तो, राइट। आज का जो लेक्चर था वो इकोनॉमिक्स का, वैसे तो कहा जाता है कि इतिहास में सबसे बोरिंग लेक्चर होता है क्योंकि बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, और ये लेक्चर देख के बहुत बार बच्चे जज भी कर लेते हैं इकोनॉमिक्स इतना ही बोरिंग रहेगा। बिल्कुल नहीं, हमारा जो पर्पस है ये आपको सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है। याद रखना, अगर एंटरटेन करना होता तो मैं आज सबसे इजी कंसेप्ट लेके आता। पहला लेक्चर था एकदम भारी तोड़ लेक्चर लेते हैं, बच्चों को एकदम परफेक्ट फैन हो जाने चाहिए। लेकिन क्या आप उस पर्टिकुलर चीज को, क्योंकि आप पूरी तरह से रिलाय हो, आप पूरी तरह से डिपेंड हो इस पर्सन पे जो आपके सामने है कि वो जो बताएगा वो आप मानने वाले हो। और अगर मैंने आपको इजी बातें बता दी होती तो बिलीव मी, जब आप फ्यूचर में कहीं पे जा रहे हो उसका अगर फायदा नहीं हो रहा है, फॉर द टाइम बिंग तो अच्छा लग रहा है, तो क्या फायदा ऐसे नॉलेज का? कुछ भी नहीं सर। तो दोस्तों जो जरूरी है, जो आपको आपके करियर में आगे पढ़ने के, आपको आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंस है, वैसे ही नॉलेज लेना कभी भी क्या है ना, बेनिफिशियल है। दोस्तों कल से जो अपना लेक्चर होगा वो टू द पॉइंट बेसिक कंसेप्ट पे रहने वाला है। अलग अलग पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं और सारी तरीके से जितना पॉसिबल हो उतनी सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं करके। लेकिन आज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था इन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, राइट, ये रिविजन की तरह सुन लेना करके। आप लिमिटेड रिसोर्सेस में अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने का जो स्किल है वो आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। सर इकोनॉमिक्स एक साइंस है क्या? हाँ साइंस है, लेकिन कौन सा साइंस है सर? इट इज अ सोशल साइंस। इसे मैं बिहेवियरल साइंस भी कहता हूं या एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी कहता हूं। अगर आपको एमसीक्यूज में आए तो उसे टिक करना न भूलिएगा। इसका मतलब यह होता है सर कि जैसे जैसे टाइम जाते गया वैसे वैसे नए नए पर्संस या इकोनॉमिक्स ने आके अपनी अपनी राय रखी। सर हमने सबसे पहले चाणक्य जी का नाम देखा, उसके बाद हमने एडम स्मिथ का नाम देखा 1776 में, उन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी, उनका बुक्स का नाम देखा, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उनके बाद सर हमने देखे अल्फ्रेड मार्शल जी, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक कहा जाता है, उनका डेफिनेशन वेलफेयर से रिलेटेड था। उनको क्रिटिसाइज करके रॉबिन्सन सर ने अपना डेफिनेशन रखा, राइट। रॉबिन्सन सर ने स्केर्सिटी वाली बात बताई, राइट, और पॉल सेम्युएल जी ने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहा। ऐसे अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी, इसीलिए इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस, बिहेवियरल साइंस कहा जाता है। उसके बाद आपने छोटे छोटे बहुत सारे टर्म को टैकल किया। आपने जैसे कि लास्ट में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम देखा, आपने यूटिलिटी समझा, क्या होता है भाई, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। अब वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी आया तो वांट मतलब क्या, तो वांट का आपने क्लासिफिकेशन देखा कि इंडिविजुअल वांट होती है, एग्रीगेट वांट होती है। उसके बाद आपने देखा कि इकोनॉमिक वांट होती है, नॉन इकोनॉमिक वांट होती है। उसके बाद आपने देखा कि लग्जरियस से रिलेटेड वांट है, नेसेसिटी से रिलेटेड वांट है, कंफर्ट से रिलेटेड वांट है, वो आपने देखा। यस और नो दोस्तों? यस सर। फीचर्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स वांट के। सर वांट क्या पर्सन टू पर्सन डिफर करता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। सीजन के हिसाब से डिफर करता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमने आज वांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। उसके बाद रिसोर्सेस में आपको मैंने 4 रिसोर्सेस बताए थे, लैंड, लेबर,
कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। वो क्या सर, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा। सर लैंड मतलब क्या, ये नेचुरल रिसोर्सेस है क्या? आप कहोगे यस सर, लैंड ये नेचुरल रिसोर्स है। मुझे बताना मेरे भाई, मैंने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग, क्या वो लैंड में बोल दूं क्या? अबोव द सरफेस। आप बोलोगे ना ना सर रुको, वो क्या था? एनी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बिल्डिंग ये थोड़ी ना नेचुरल है सर, ये तो आपने बनाई है। मैं बोलूंगा वेरी गुड बेटा। तो तुम बोलोगे सर हमने वहां पे बहुत क्लियर वो डेफिनेशन समझा था, लैंड का इन इकोनॉमिक सेंस मतलब होता है एनी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल ऑन द सरफेस। मतलब मैं एग्जांपल अगर लूं तो मैं बोलता हूं ट्री, राइट, माउंटेन, ओके। अबोव द सरफेस मैं एग्जांपल लेता हूं एयर, राइट, हवा, ऑक्सीजन, ओके। उसके बाद बिलो द सरफेस मतलब सर मिनरल्स वगैरह। तो इन सबको इकोनॉमिक्स में लैंड कहा जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी बातें थी मेरे भाई और बहनों। आज के लेक्चर को हमने बहुत 5 मिनट में बहुत फटाफट करके मैंने बता दिया, और भी कुछ बातें ऐसे हो सकती है जो छूट गई होगी, लेकिन ठीक है, आप आज के जितना भी लेक्चर हुआ उसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको और चीजें अच्छे से समझे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।